हाय गाइस, आज का क्वेश्चन आंसर हमारे क्लास 10 हिंदी का चैप्टर है सना सना हाँ चूड़ी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। आंसर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था, उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्धहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे शून्य सा व्याप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है। तो गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहरना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। आंसर, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर के बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी हुई 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। जिसे उतारा नहीं जाता वे धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। यही डिफरेंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जितिन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आंसर, जितिन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहरी प्रकृति छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियां इस प्रकार दी। आंसर, फर्स्ट पॉइंट हमारा, सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। सेकेंड, शांति और अहिंसा के मंत्र लिखी हुई ये श्वेत पताकाएं यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं ये 108 पताकाएं। थर्ड, रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। फोर्थ, कभी लॉक स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिफ्थ, यह धर्मचक्र है अर्थात पेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। सिक्स, बताया था उन्होंने यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता क्योंकि वहाँ चढ़ाई में सारी चर्बी आपकी ध्वस्त हो जाती है। 7 है, नार्गे ने उत्साहित होकर कटाओं के बारे में बताया कि कटाएं हिंदुस्तान की स्विट्जरलैंड हैं। एंड 8 है हमारा, युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि वह 15 दिनों में ही दिखाई देंगे। पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूल की शेष सजा रखी है। तो गाइस, अगर आपने इन चैप्टर्स की समरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में समरी की प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर सारे चैप्टर की समरी देख लीजिए। एंड अगर क्वेश्चन आंसर नहीं नोट्स बनाए हैं आपने तो मेरी इंस्टा ID rstudy@10 लास्ट में आपको मेंशन रहता है, वहां पर जाकर आप इससे सारे चैप्टर्स के नोट्स ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लॉक स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है। लॉक स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितिन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक सी ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में ऐसी धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी अवस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी थी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, जितिन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। आंसर है, जितिन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिनों पहले आया था, जिसने नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं एक गाइड से। पॉइंट्स में दिया गया है आंसर। फर्स्ट है हमारा, एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। सेकेंड, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः वह रुकना कहाँ है ये जानता था। वह स्वयं ही करने में समर्थ था, उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं थी। थर्ड है, गाइड में
सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपने वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता रहता था। जैसे मैडम, यह धर्मचक्र है, पियर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाएंगे। एंड फोर्थ है हमारा, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जन जीवन की गतिविधियों की जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। फिफ्थ है, वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है। सिक्स्थ एंड लास्ट है हमारा, कुशल गाइड वाक्पटु होता है, मतलब बाधूनी। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। गाइस, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र देखा या खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर, इस वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तन होते हुए रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वत में बदलने लगती हैं, घाटियां गहराती जाती हैं, पाताल नापने लगती हैं, वादियां चौड़ी होने लगती हैं जिसके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक शुष्वा बिखरी नजर आती है। जल प्रताप जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बल खाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला सा नजर आता है। बहुत ऊंचाई से देखने पर क्या लगता है कि प्लास्टर उखड़ गया है, ऐसी दीवारें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। इसका आंसर है, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य अपने भीतर समेट लेना चाहती हैं। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उस आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरनों की संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हों। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उनका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहें और इस झरने की पुकार सुनती रहें। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि वह चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्राकृतिक सौंदर्य को अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए थे। कुछ चीजें उन्हें अच्छी लगी थी, कुछ बुरी लगी थी, तो कौन कौन से दृश्य उन्हें झकझोर गए थे, आंसर करना है आपको। गाइस, इसका आंसर रहेगा, प्राकृतिक सौंदर्य में अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया था। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर ढोके, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी साथ बंधे हुए थे। यह विचार उनके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूल, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जीविका मतलब बुरी स्थिति कैसे है, और इस बुरी स्थिति में लड़ते हुए लोग इस स्थिति से जंग लड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने के लिए किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। तो सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने के लिए निम्न लोगों का योगदान होता है या सराहनीय होता है। आंसर है आपका, वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं। सेकंड, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं। थर्ड, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानी के साथ रुचि से बात करते हैं। एंड फोर्थ, वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं, कभी निराश नहीं होते, उत्साह से भरपूर होते हैं। गाइस, इसके बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कितना काम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटाते हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है। आंसर है, किसी देश की
आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ ढोने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग भी आते हैं। अपनी युमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूरी औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के लिए आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है, और हाँ गाइस मैं फटाफट पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है ये और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग इसकी PDF ले सकते हैं मुझसे, आर स्टडी अड्डा इंस्टा ID है मेरी, वहाँ जाकर तो वहाँ से फटाफट से ले लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ ही किसी तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? आंसर, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है, शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है, सुख सुविधाओं के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों द्वारा प्रतिदिन छोड़ा हुआ धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए हम सहयोग दे सकते हैं। पॉइंट्स में आंसर, फर्स्ट पॉइंट, वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटा जाए और ना काटने दें, खुद भी ना काटें और ना काटने दें। सेकेंड, यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करें। थर्ड, वाहनों का प्रयोग यथासंभव करें, सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का प्रयोग ना करें। फोर्थ, पॉलीथीन अवशिष्ट पदार्थ और नालियों के गंदे पानी को नालियों में न जाने दें, नदियों में ना जाने दें, उससे फिल्टर करके ही नदियों में देना चाहिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है, प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। तो इसका आंसर रहेगा, लेखिका को उम्मीद थी कि उसके लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किम युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल में कमी के कारण नदियों के जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है, परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी आती जा रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित होती जा रही है, महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मिलना मुश्किल हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली को ले सकते हैं। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा अन्य रक्तचाप की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिकता, अस्थिरता, बहरापन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में आपकी राय व्यक्त कीजिए। तो कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या उससे भी अधिक सुंदर। यह सुंदरता आज इसलिए विद्वान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए, तो इस स्थान की जो सुंदरता है वो जाती रहेगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन न करके प्रयुक्त चीजों के अपशिष्ट को जहां तहां फेंक कर सौंदर्य को ठेस पहुंचाए बिना नहीं रहता है। कटाव में दुकानें न होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रह गई है, जिससे यहाँ की सुंदरता बची हुई है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी अगर वहाँ पे दुकानें खुल जाएं। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो आंसर, प्रकृति में जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखर तथा बर्फ के रूप में गिरकर जल भंडारण करती रहती है। ठीक है, जो शिखर हैं वो पिघल कर नीचे आते रहते हैं। हिममंडित पर्वत शिखर एक प्रकार से जल स्तंभ हैं, जो गर्मियों में जलधार बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती है जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नगरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है।
सागर से जलवाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं, तो जो मैदानी क्षेत्र में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति का जल संचय और वितरण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो गाइज ये आपका क्लास 10 का ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपने इसकी समरी या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाते हैं सारे, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और हाँ, इन सारे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स तो मेरी इंस्टा ID है RStudy Adda, वहाँ जाकर मैसेज कीजिए और मुझसे नोट्स ले लीजिए। आंसर देखते हैं। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन विषमताओं में जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है, जहाँ पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है, वहाँ भी फौजी तैनात रहते हैं। ठीक है, पूरे जज्बे के साथ तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मी के दिनों में भी रेगिस्तान में रहते हुए हाँफ हाँफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाई का सामना करते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव का अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में आदर करें उनका, और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिक के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोग बनाए रखें, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। तो गाइज आई होप क्वेश्चन आंसर आपके समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।